हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th के एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी का हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में देखेंगे, यानी जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है उसके बारे में देखेंगे और जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने जलवायु से संबंधित जो वायुमंडल में हमारा जो एयर सर्कुलेशन है, ह्यूमिडिटी है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, साइक्लोन के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। तो आज हम बेसिकली वर्ल्ड का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम बेसिकली कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में देखेंगे। वैसे तो कोपेन अकेले नहीं है जिन्होंने वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था, उसके अलावा जो ट्रिवार था और थॉर्नसवेट भी है। ठीक है, तो उनका हम अलग सेशन में अलग से डिस्कस करेंगे। आज हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में कुछ बेसिक बातें हैं जो चैप्टर को कोरिलेट करती है। तो क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है कि विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जाता है। अब हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि जलवायु में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, उसी प्रकार से रेनफॉल हो गया, उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी हो गई और विंड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से जो धरातलीय जो पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, एक क्लाइमेट को डिसाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन एवं और विश्लेषण के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। यानी कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड है, जैसे कोपेन ने यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कुछ अल्फाबेट लिए थे और उनको क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिनोट किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कुछ आंकड़ों में छोटी इकाइयों में बांट के संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित का मतलब है कि उनको इंटरप्रेट करना, उनकी एक क्लाइमेट को दूसरे क्लाइमेट के जो बीच में जो डिफरेंस है उनको पता करना और उनको बाद में एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब जलवायु का वर्गीकरण तीन वृहद उपागमों द्वारा किया गया है। जैसे पहला है अनुभाविक। अनुभाविक का मतलब है कि एक्सपीरियंस के आधार पर डाटा कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, दूसरा है जननिक। ठीक है, और तीसरा है अनुप्रयुक्त। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली जो जलवायु वर्गीकरण के आधार है, उपागम बोल दें या तीन ब्रांच बोल दें, मैन वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो आनुभाविक वर्गीकरण जो प्रक्षिप्त किए गए विशेष रूप से तापमान एवं जो वर्षण है, यहाँ पे वर्णन नहीं वर्षण है, तापमान यानी टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल है उससे संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। और जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी कोई फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर रीजन चूज कर लिया, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट चूज कर लिया वर्ल्ड के मैप पे। ठीक है, तो उसके आधार पर फिर जलवायु का वर्गीकरण करना कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, विंड की डायरेक्शन क्या रहती है, विंड की डायरेक्शन विंटर सीजन में क्या रहती है, समर सीजन में क्या रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी क्या रहती है, ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो कौन कौन से अवरोधक है, जैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, विंड ए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो कौन कौन से जो फिजिकल बैरियर है उनको विंड्स को प्रभावित करते हैं, और उसके आधार पर जलवायु किस प्रकार से फॉर्म होती है, बनती है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीजें हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट का टॉपिक है यही है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, यानी जो कोपेन महोदय ने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था, तो कौन सी जो पद्धति थी उनको फॉलो किया था कोपेन ने, यानी कौन सा तरीका फॉलो किया था उसके बारे में है कि वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। यानी कोपेन, पहली बात तो कोपेन है जो रशियन जर्मन बॉर्न थे। ठीक है, यानी रशियन ओरिजिन थे और जर्मन में उनके माता पिता रहते थे, तो उनकी जो बर्थ है वो जर्मनी में हुई थी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए। ठीक है, इतना डीप लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर और जो नेट जेआरएफ का होता है या फिर फर्स्ट ग्रेड का होता है वहाँ पे कभी पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो रसिया आया तो रसिया करना, जर्मन आया तो जर्मन करना, और यदि दोनों आ जाए, ठीक है, रसिया और जर्मन दोनों आ जाए तो आपको जर्मन करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर हो गया। और कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध बताया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कोपेन ने जो अपना जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था वर्ल्ड का, उसमें एक तो वनस्पति को आधार माना था, और इन्होंने बोला था कि जो वनस्पति है, फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रेनफॉल है, यहाँ पे अलग टाइप की वनस्पति पाई जाती है। उसी प्रकार से जो टुंड्रा और टेगा रीजन है वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
तो इन्होंने वनस्पति और जो जलवायु के बीच में जो घनिष्ठ संबंध बताया था उसकी पहचान की थी। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण के संबंध में स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु वर्गीकरण के लिए किया। यानी पहले तो उन्होंने जो वेजिटेशन थी, वेजिटेशन जोन था, उनको चिन्हित किया। उसके आधार पर इन्होंने डिमार्केशन किया कि यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड है, यहाँ पर टुंड्रा है, यहाँ पे टेगा है। ठीक है, ये किसके आधार पर किया? टेम्परेचर के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर। यानी जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ हाई होती है, कहने का मतलब अपेक्षाकृत जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है। तो इसका मेन कारण इन्होंने बताया कि यहाँ पे रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों हाई रहते हैं। तो चूंकि जो पौधों की ग्रोथ है उसके लिए बेसिक चीज़ें यही है कि अच्छी बारिश हो जाए और अच्छा टेम्परेचर, तापमान, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से उसी प्रकार से जो सवाना ग्रासलैंड है वहाँ पे अलग प्रकार की रेनफॉल है, अलग सीजन में रेनफॉल होता है वहाँ पे। ठीक है, एज कम्पेयर टू टुंड्रा और टेगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें डिसाइड की थी। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभवि पद्धति है। यानी पहले इन्होंने वर्षा और तापमान दो पैरामीटर डिसाइड किए, यानी रेनफॉल एंड टेम्परेचर को। अब इन्होंने इन दो पैरामीटर को, एक तो मध्यमान वार्षिक का लिया और दूसरा मध्यमान मासिक का लिया। यानी एक तो एनुअल रेनफॉल का लिया और दूसरा मंथली जो रेनफॉल होता है उसका डाटा लिया। और अनुभवी का मतलब है कि इन्होंने रिसर्च किया था बाकायदा फील्ड पे जाके, और डाटा है जो, कहने का मतलब अपने ऑफिस में बैठ के सारी चीज़ें डिसाइड नहीं की इन्होंने। रियल में टेम्परेचर अनुभव किया इन्होंने, रेनफॉल को अनुभव किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अनुभव करने के बाद में अपना जो क्लासिफिकेशन है उसको ड्रॉ किया था। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों को पहचान करने के लिए बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग करना आरंभ किया। यानी जो अल्फाबेट अक्षर थे, अल्फाबेट थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं ABCDEH। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये सारी चीजें डिसाइड की थी। अब नेक्स्ट है कि सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की ये पद्धति आज भी लोकप्रिय है और प्रचलित है। यानी सबसे पहले इन्होंने कब दिया था? 1918 में दिया। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, तो 1918 से इन्होंने विकसित किया था और बाद में कई बार इन्होंने 2-3 बार संशोधित किया था। ठीक है, उसके बाद में ये लोकप्रिय है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न देखते हैं, उसी प्रकार से जो सॉइल है उनका जो पैटर्न देखते हैं, तो उसके बाद उसके आधार पर जो कोपेन ने बातें बोली थी वो लगभग सिमिलर है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और एक वर्षण पर आधारित है। अब आपको पता होगा, यदि 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने भारत का भौतिक पर्यावरण डिस्कस किया था, उस समय हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोपेन के जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने चीज़ें ये डिटेल से डिस्कस की थी। कोपेन ने जो 5 प्रकार के जलवायु के समूह को निर्धारित किया था, लेकिन उसमें एक बात नहीं बोली थी। उसमें ये बात नहीं बोली कि 4 तापमान पर है और एक वर्षण के आधार पर है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। 4 तो तापमान पर है और एक वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह है उनकी विशेषताओं को सारणी 2.1 में यहाँ पे अभी देख रहे हैं। कोपेन के अनुसार जो जलवायु समूह है था वो क्या कहता है? पहला इन्होंने बोला उष्ण कटिबंधीय, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है उसका बोला था कि यहाँ पे सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इस मैप में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो AF टाइप का दिख रहा है आपको, ये पूरा ये रीजन, ठीक है, जो आपको डार्क ब्लू ब्लू और जो लाइट ब्लू दिख रहा है, ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल क्षेत्र है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उसके बाद में इन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को भी इन्होंने बाद में और कई प्रकार से बांटा, AF AM AW। ठीक है, ये भी अब आगे डिस्कस करेंगे, इनका जो अल्फाबेट है उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन से अल्फाबेट का क्या मतलब है। अब दूसरा इन्होंने बोला शुष्क जलवायु। तो भाई इन्होंने शुष्क का बोला है कि वर्षण की तुलना में जो विभव वाष्पीकरण की अधिकता है, यानी जो वर्षण है, जो रेनफॉल होता है उसकी तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा थार डेजर्ट है, अब थार डेजर्ट है, यहाँ पे रेनफॉल तो कम होता है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण ज्यादा होने का मतलब है कि जो बूंदाबूंदी के रूप में बारिश हुई थी वो भी आधे घंटे बाद में जमीन एकदम वापस सूख जाती है। तो शुष्क जलवायु का मतलब यही है। कोषण जल शीतोषण कोषण शीतोषण का मतलब है कि सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु है, यानी जो मिड लेटीट्यूड है। मिड लेटीट्यूड का मतलब है 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच वाले जो लेटीट्यूड है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी 3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहता है और 18 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो वो है कोषण। कोषण का मतलब न तो उष्ण रहती है और न शुष्क रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा D टाइप का जो जलवायु है वो शीतल हिम वन जलवायु, यानी शीतल
शीतल का मतलब ठंडा, हिम का मतलब जो बर्फ से ढका हुआ रहता है साल में एक सीजन में, और वन यानी जो वेजिटेशन टाइप की क्लाइमेट है। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत औसत तापमान शून्य अंश तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। ठीक है, यानी इसकी जो विशेषता है शीतल हिम वन जलवायु की, कि वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य अंश तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा ई टाइप का, वो है शीत यानी कोल्ड टाइप का क्लाइमेट। सभी महीनों का औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी टेम्परेचर किसी भी हालत में 10 डिग्री सेल्सियस से हाई नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एच टाइप का, वो है हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब है कि ऊंचाई के कारण शीत ऋतु। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, जो केनिया में जो चोटी है, केनिया में मे बी किलिमंजारो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, किलिमंजारो चोटी है, तो वो विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, विषुवत रेखा पर स्थित है। अब जो किलिमंजारो चोटी है, या किलिमंजारो छोड़ो, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। किलिमंजारो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो अफ्रीका में है या नहीं। नेक्स्ट सेशन में आपको ये क्लियर करके बताऊंगा कि जो किलिमंजारो है वो कहाँ पे है। ठीक है, और किलिमंजारो केनिया में है। ठीक है, तो जो किलिमंजारो चोटी है वो विषुवत रेखा पर स्थित है। अब जो विषुवत रेखा वाले जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ पे बर्फ वगैरह नहीं मिलती है कहीं पे भी। अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलती, कांगो बेसिन में नहीं मिलती है, इंडोनेशिया वाले रीजन में नहीं मिलती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सदर्न पोर्शन में नहीं मिलती है। लेकिन जो किलिमंजारो चोटी है वो बेसिकली यहाँ पे स्थित है। ये आपका अफ्रीकन जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे केनिया देश है। ठीक है, यहाँ पे किलिमंजारो स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है वो चोटी। तो चोटी की ऊंचाई वाले भागों में वहाँ पे बर्फ पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे बर्फ की परतें रहती है। तो हमने प्रीवियस सेशन में क्लाइमेट का टॉपिक डिस्कस किया था, उस समय हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे एज वी गो अपवर्ड, यानी एल्टीट्यूड वाइज जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि वहाँ पे जो शीत टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो हाईलैंड जैसे हिमालयन क्षेत्र हो गया, आल्पस हो गया, रॉकीज हो गई, एंडीज हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र है वो उच्च भूमि के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बड़े अक्षर ए बी सॉरी ए सी डी और ई आर्द्र जलवायु को तथा बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। यानी ये इंपॉर्टेंट है। ए सी डी और ई तो आर्द्र जलवायु को करते हैं, यानी ह्यूमिड टाइप को करते हैं। उसी प्रकार से जो बी है वो ड्राई टाइप की क्लाइमेट को इंगित करते हैं। नेक्स्ट है जलवायु समूह को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो तापमान और वर्षा की जो प्राप्ति होती है, मौसमी विशेषताएं। मौसमी का मतलब है कि विंटर सीजन में उत्तरी भारत में टेम्परेचर कम रहता है और रेनफॉल भी लगभग ना के बराबर होता है। वहीं पे दक्षिणी जो इंडिया है, वहाँ पर विंटर सीजन में भी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सम प्रकार की जलवायु रहती है। हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस की थी, उस समय ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो दक्षिणी भारत में केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ पर समकारी जलवायु के प्रभाव है। ठीक है, समकारी का मतलब है कि पूरे वर्ष थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारे पैटर्न सेम रहते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा रहता है शीत ऋतु में, कहीं पे कम रहता है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें हम, ठीक है। उसी प्रकार से उनको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया, यानी उनको वापस इंडिकेट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को हमने ए से डिनोट किया, उसी प्रकार से जो ए एफ टाइप की जलवायु है उसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र के रूप में माना। उष्ण कटिबंधीय मानसून का मतलब ए एम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने और अल्फाबेट का, एक तो कैपिटल अल्फाबेट लिए थे उन्होंने, और दूसरा स्मॉल जो अल्फाबेट है उनको भी यूज किया था उन्होंने। नेक्स्ट है शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों जैसे एफ एम और डब्ल्यू, ठीक है, यानी पहला है एफ, दूसरा एम और डब्ल्यू और एस। ये क्या है? शुष्कता वाले मौसम, यानी जो ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया, ठीक है, उसको इन्होंने इस वर्ड से इंगित किया। उसी प्रकार से जो इसमें एफ शुष्क मौसम न होने होने को एम कारण यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है। यानी जो एफ टाइप का जो पैरामीटर है, जो अल्फाबेट है, वो क्या इंगित करता है? वो उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु को इंगित करता है। बाकी जो ड्राई एरिया है, ड्राई क्लाइमेट है, उसको इंगित करता है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा बहुत अधिक होती है। जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो एनुअल जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत कम रहता है, लेकिन रेनफॉल हाई रहता है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर। उसी प्रकार से जलवायु के इस उष्ण कटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसके नाम है ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू, ठीक है। अब ए एफ का मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। एफ का मतलब है कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे वर्ष 18 डिग्री सेल्सियस से हाई रहेगा, ठीक है। और ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। जहाँ पे ए एफ आ जाए समझ लेना वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। उसी प्रकार से ए एम का मतलब है मानसून टाइप की, एम का मतलब क्या है? मानसून टाइप की जलवायु, ठीक है। तो आगे ए लग गया तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप की जलवायु हो गया।
ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है। जो डब्ल्यू एल, स्मॉल डब्ल्यू है, उसका मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है। तो यानी शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, जैसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क रहती है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्चुअल है, चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे एक बार इंडेक्स को देखते हैं, नहीं तो एक बार जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, बाद में इंडेक्स को देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि मानसून जलवायु को डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु के रूप में और एस को शुष्क ग्रीष्म ऋतु के रूप में इंगित किया जाता है। यानी जो कैपिटल डब्ल्यू है उसका मतलब तो है विंटर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब विंटर हो गया, और विंटर में मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। स्मॉल एस का मतलब है समर ड्राई, यानी शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि छोटे अक्षर ए बी सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उप विभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए एस और मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न राजस्थान में थार का डेजर्ट है, वहाँ पे दो जो अल्फाबेट है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। पहला तो है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। दूसरा है बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, ठीक है। तो जो कैपिटल एस है, कैपिटल है उसका, एस है उसका मतलब है स्टेपी टाइप की या अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। वहीं पे जो डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब है, यानी जो कैपिटल डब्ल्यू है उसका मतलब है मरुस्थल टाइप की जलवायु, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था 11th क्लास के एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस किया था। और एक बार इंडिया का मैप यहाँ पे और देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जलवायु प्रकारों की सारणी 12.2 में दिखाया गया है जलवायु समूह एवं प्रकारों का वितरण 12.1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप देख लिए थे, कौन कौन से हैं। यहाँ पे सॉरी 6 टाइप है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने 5 प्रकार के जलवायु समूहों को निर्धारित किया था, और बाद में जो अल्फाबेट चूज किए थे ना, उसके आधार पर जलवायु को अलग टाइप से डिनोट किया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे जो जलवायु के प्रकार है उनके पहला तो समूह हो गया, यानी कौन सा ग्रुप है, एक ग्रुप में कितने टाइप है, उनको कौन कौन से अल्फाबेट से इंकित किया गया है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। एक बार इन सारणी को देखते हैं। अब यहाँ पे पहला है कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यानी पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ए एफ टाइप की जलवायु। कोई शुष्क ऋतु नहीं है यहाँ पे, यानी रेनफॉल होती है, शुष्क ऋतु नहीं है, रेनफॉल 12 महीने बारिश होती है अच्छी। उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप की जलवायु, यानी मानसून लघु शुष्क ऋतु, मानसून टाइप की है लेकिन लघु शुष्क ऋतु है, कहने का मतलब बारिश कम टाइम के लिए नहीं होती है, बाकी 12 में से 8 महीने होती है, 4 महीने नहीं होती है। लेकिन ए एफ टाइप की जलवायु में 12 महीने की 12 महीने वर्षा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और जो कोस्टल एरिया, सदर्न कोस्टल एरिया। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसमें ए डब्ल्यू आता है, यानी जाड़े की शुष्कता। अब हमने डब्ल्यू को विंटर ड्राई के रूप में इंगित किया था, तो यहाँ पे जाड़े, यानी जाड़े का मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है बी, बी कैटेगरी है वो शुष्क जलवायु की है। शुष्क का मतलब ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहा है, यहाँ पे रेनफॉल लगभग नगण्य है। तो इसका मतलब पहला है कि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी टाइप की जलवायु, जिसमें बी एस एच, ठीक है, निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब रेनफॉल होती है लेकिन आधी अधूरी होती है, और शुष्क का मतलब है कि रेनफॉल लगभग नगण्य होती है। उसी प्रकार से उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अब यहाँ पे स्टेपी आया, स्टेपी का मतलब घास के मैदान है, तो थोड़ी बहुत बारिश होनी चाहिए तभी तो घास पनपेगी। वहीं पे मरुस्थल टाइप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी डब्ल्यू एच, ठीक है। तो निम्न अक्षांशीय शुष्क, शुष्क का मतलब है कि रेनफॉल 10 से 15 सेंटीमीटर होती है कभी कभार, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय स्टेपी। अब यहाँ पे वापस स्टेपी की बात करी की है, तो यहाँ पे एस का मतलब अर्ध शुष्क पढ़ा था हमने, ठीक है। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क और शुष्क टाइप की जलवायु, यानी ड्राई, ठीक है, एंड सेमी ड्राई। उसी प्रकार से मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, तो बी डब्ल्यू के, ठीक है, मध्य अक्षांशीय शुष्क, ठीक है। तो ये 4 टाइप है बी के वापस। उसी प्रकार से नेक्स्ट है सी, सी का मतलब है कि मध्य अक्षांशीय जलवायु। मध्य अक्षांशीय का मतलब है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाला जो एरिया है लगभग, ठीक है। फिक्स नहीं है कि मध्य अक्षांश का मतलब यही है, ठीक है। तो इसका मतलब सी क्वेश्चन शीतोष्ण है। इसमें सी में पहला पोर्शन है वो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसका कैपिटल जो कूट है वो सी एफ ए है, यानी मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क और शुष्क टाइप की जलवायु। रेनफॉल होती है, बहुत कम होती है, सेमी एरिड है और एरिड है। उसी प्रकार से भूमध्य सागरीय जलवायु, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, भूमध्य सागरीय जलवायु सी एस ए, ठीक है। तो यहाँ पे एस का मतलब समर ड्राई है, ठीक है। उसी प्रकार से शुष्क गर्म ऋतु, यानी शुष्क है क्या, गर्म ऋतु। जो गर्म ऋतु है, जो समर सीजन है, वो शुष्क है, वर्षा नहीं होती है और ग्रीष्म होती है, ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है समुद्र पश्चिमी तटीय, जिसका मतलब है सी एफ बी,
कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोसण और शीतल ग्रीष्म। यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो भी यदि अपेक्षाकृत ठंडी होती है, तो कहाँ पे रहेगी, ये बात कहाँ की कर रहा है, ये कर रहा है लगभग 23 डिग्री से उत्तर की बात, यानी 30, 35, 40 डिग्री से उत्तर की, उत्तर अक्षांशों की बात कर रहा है दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखना है, भूमध्य सागरीय और समुद्र पश्चिमी तटीय। उसी प्रकार से डी है, डी टाइप की जलवायु है शीतल और हिमवन जलवायु। ठीक है, तो इसमें पहला है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, जिसमें डी एफ है, कोई शुष्क ऋतु नहीं है, भीषण जाड़ा पड़ता है। यानी भीषण जाड़ा का मतलब है कि जो विंटर है वो एक्सट्रीम होती है, टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। उसी प्रकार से उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हमने पढ़ा विंटर ड्राई, एफ का मतलब पढ़ा था, हमने एफ के दो मतलब निकाले थे। एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रेनफॉल होती है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होती है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है एफ। एफ हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये रहा। ठीक है, इसमें एफ शुष्क मानसून के न होने को, एम कारण यहाँ जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ी थी, इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि यहाँ पे जाड़ा शुष्क। अब यहाँ पे उप ध्रुवीय जलवायु डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का मतलब है कि जाड़ा शुष्क, यानी जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है और अत्यंत भीषण होती है, एक्सट्रीम विंटर सीजन होती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ठीक है, माइनस में भी काफी माइनस में चला जाता है, यानी यहाँ पे उप ध्रुवीय जलवायु की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर आप इमेजिन कीजिए -20 डिग्री 30 डिग्री इतना चला जाता है। नेक्स्ट है ई टाइप की जलवायु शीत जलवायु, जिसमें टुंड्रा है, टुंड्रा में ई टी है, यानी सही अर्थों में कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है। टेम्परेचर कहने का मतलब थ्रू आउट द ईयर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। और दूसरा है ध्रुवीय हिमटोपी। हिमटोपी का मतलब है कि वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ की चादर सदैव जमी रहती है। ठीक है, तो ये है कि सदैव हिम आच्छादित, हिम है यानी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, स्नोफॉल होता रहता है। एफ यानी हाईलैंड, हाईलैंड में एच को इंगित किया जाता है, और हिमाच्छादित उच्च भूमियां, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, रॉकी हो गई, एंडीज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, किलिमंजारो हो गया, तो ये क्या है, जैसे एज वी गो अपवर्ड एल्टीट्यूड वाइज, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बर्फ जमी होती है और टेम्परेचर जो कम हो जाता है, तो शीत ऋतु प्रतीत होती है हमें। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम जो वर्ल्ड का मैप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जो जलवायु है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर शेयर करें, और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो भी फीडबैक दें। ठीक है, तो थैंक यू।